बीएससी पार्ट थर्ड की पेपर फर्स्ट ठोस अवस्था भौतिकी की कक्षा में आपका स्वागत है। इसकी यूनिट फर्स्ट जो कि क्रिस्टल संरचनाएं और क्रिस्टलीय तल और क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन एक्स किरणों से कैसे किया जाता है और जालक, प्रतिलोमी जालक आदि क्या हैं, ये इस यूनिट का पार्ट हैं। तो एक बार जो मुख्य बिंदु हैं उन पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिस्टल संरचना क्या है, क्रिस्टल की संरचना को निरूपित करने के लिए कौन कौन से क्रिस्टलीय गुण या चर या राशियाँ होती हैं, उनको हम जानेंगे। जैसे कुछ उदाहरण के लिए यहाँ आकाशीय जालक, कोष्ठिकाएँ, एकक कोष्ठिकाएँ, अभाज्य कोष्ठिकाएँ आदि का हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात क्रिस्टलों के जो प्रकार हैं, यानी क्रिस्टलों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उनको हम देखेंगे। जो कि ब्रेवे के अनुसार किसी भी क्रिस्टलीय संरचना को हम 7 मूल क्रिस्टलीय निकाय से निरूपित कर सकते हैं। ये 7 मूल क्रिस्टलीय निकाय ब्रेवे जालक कहलाते हैं। ये ब्रेवे जालक 7 की संरचनाएं कैसी है और इनके गुण कैसे हैं, इनका हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात किसी क्रिस्टलीय तल को निरूपित करने के लिए एक निर्देशांक विधि काम में ली जाती है। वो निर्देशांक विधि मिलर के द्वारा बताई गई। इसलिए क्रिस्टलीय तल के लिए मिलर सूचकांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं या मिलर सूचकांक से किसी क्रिस्टलीय तल को कैसे निरूपित किया जाता है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके पश्चात सरल क्रिस्टलीय संरचनाएं जो कौन कौन सी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनमें अणु, परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं और उनकी पैकेजिंग जो है वो कैसे अच्छी होती है या सघन, हम कहें कि सघन होती है, विरल होती है या कितनी होती है, उसको हम ज्ञात करेंगे। इसमें उदाहरण के लिए हम सरल घनीय, अंतः केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय, षटकोणीय संकुलित और पेरोवस्काइट संरचनाओं को देखेंगे। उसके पश्चात किसी क्रिस्टलीय तल की दूसरे किसी क्रिस्टलीय तल से लंबवत दूरी को ज्ञात करने का सूत्र हम स्थापित करेंगे और उस पर आधारित आंकिक क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट, अब किसी क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन करने के लिए, यानी किसी क्रिस्टलीय संरचना का प्रूफ जो है वो ज्ञात करने के लिए एक्स किरणों के विवर्तन का जो प्रयोग है वो हम देखेंगे। वान लाउवे ने सबसे पहले किसी क्रिस्टल की संरचना को निरूपित करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया और वान लाउवे समीकरण और ब्रेग समीकरण जो भी विवर्तन पे आधारित है का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात प्रतिलोमी जालक और प्रतिलोमी जालक के क्या गुणधर्म हैं, ये हमारा अंतिम बिंदु रहेगा इस यूनिट का। अगर हम किसी पदार्थ को ठोस कहते हैं तो उस ठोस की पहचान उसकी कठोरता, दृढ़ता और असंपीड्यता से होती है।
ठोस के लिए ये 3 आवश्यक गुण होते हैं जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ को ठोस के रूप में निरूपित करते हैं। जो ठोस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिन ठोसों में एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का प्रारूप नहीं पाया जाता या निश्चित व्यवस्था है वो नहीं रह पाती, वह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस वो होता है जिसमें अणुओं की एक निश्चित व्यवस्था होती है, यानी कि अगर हम किसी अणुओं की व्यवस्था का कोई एक भाग ले लें और अगर हम उसी भाग की बार बार पुनरावृत्ति कर दें, चाहे त्रिविमीय हो, यहाँ मैं समतलीय निरूपित कर रहा हूँ, अगर हम उसको त्रिविमीय में भी बार बार निरूपित कर दें तो वो पूरे ठोस को निरूपित करे। जैसे ईंटों के जोड़ने से बनी हुई दीवार है, उसी प्रकार तो ऐसा अगर प्रारूप हो जिसमें निश्चित ज्यामिति हो, निश्चित व्यवस्थित संरचना हो जिसकी, वो ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हाँ, अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है रबड़, प्लास्टिक आदि। इसके विपरीत क्रिस्टलीय ठोस हैं, उनके उदाहरण हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हीरा, गंधक, शक्कर आदि। क्रिस्टल की संरचना से संबंधित परिभाषा आकाशीय जालक, स्पेस लेटिस। जालक बिंदु क्या होते हैं? जालक बिंदु वो स्थितियां होती है जिन पर क्रिस्टल में अणु या परमाणु रखा जाता है। तो अगर हम जालक बिंदुओं को बताना चाहें, यानी उनको हम दर्शाना चाहें, तो हमें एक निर्देशांक पद्धति की आवश्यकता होगी और 3 असमतलीय एकांक सदिशों को हम निरूपित करके जालक बिंदुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये एक जालक बिंदु है, इसके बाद में दूसरे जालक बिंदु को निरूपित करने के लिए ये एक एकांक सदिश हमने लिया है और इसके बाद में एक जालक बिंदु यहाँ है। इसी प्रकार मान लीजिए ये तो रेखिक हो गया। अगर द्विविमीय की बात करें तो ये एक जालक बिंदु है और इससे एक इकाई सदिश की दूरी पर दूसरा जालक बिंदु है और इसी प्रकार इस जालक बिंदु से इकाई सदिश की दूरी पर यहाँ पर किसी दूसरे अणु की स्थिति को बताने का ये जालक इकाई सदिश है जो इस जालक बिंदु को बताता है। अगर हम इन संरचनाओं की इन इकाई सदिशों की पुनरावृत्ति कर दें तो ये वापस यहाँ और ये स्थिति पुनः यहाँ मिलेगी, यहाँ से भी ये स्थिति यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये एक जालक बिंदुओं को निरूपित कर सकते हैं। इन एकांक सदिशों को हम आधार सदिश कहते हैं। ये जो इकाई सदिश है इनको हमने कहा, इनको हम आधार सदिश कहते हैं। जैसे ये ए हो गया और दूसरी दिशा में ये हो गया बी, तो ए बी। इसी प्रकार त्रिविमीय को अगर हम निरूपित करें तो उसको हम सी कह दें। तो ये ए बी और सी जो हैं वो आधार सदिश या मूलभूत सदिश कहलाते हैं। बेसिस वेक्टर। ए बी और सी आधार सदिशों को अगर हम स्थानांतरण सदिशों की भांति व्यक्त करें तो हम जानते हैं कि किसी जालक बिंदु की स्थिति को हम उनके
परिणामी सदिश के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हम ये मानते हैं कि n1 a सदिश का गुणज इकाई सदिश जो a है और प्लस n2 पर n2 गुणा b सदिश और n3 गुणा c सदिश, यानी कि इस बिंदु से ये बिंदु b के कितने दो b इकाई सदिशों की दूरी पर है, तो यहाँ n2 का मान कितना हो गया 2। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर निरूपित करें तो इस बिंदु को निरूपित करने के लिए a के 1, 2 और 3, तो a का गुणज यहाँ हो जाएगा 3, तो n1 का मान कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से हम इस बिंदु के स्थिति सदिश को यहाँ वाले के a सिर्फ a को 3 से गुणा करके हम लिख सकते हैं। अगली परिभाषा अभाज्य कोष्ठिका प्रिमिटिव सेल। मान लीजिए किसी बिंदु क्रिस्टल में किसी जालक बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R सदिश है, तो R डैश सदिश इज इक्वल टू R प्लस T सदिश। यहाँ T सदिश स्थानांतरण सदिश है, तो हम जानते हैं कि अगर स्थानांतरण सदिश से उस सदिश को योग कर दिया जाए तो वह एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जो बिल्कुल R सदिश के सदृश्य होगा। यानी R सदिश में T सदिश को अगर योग कर दिया जाए तो R सदिश प्लस T सदिश बिल्कुल इस बिंदु के समरूप, इसके जैसा ही बिंदु हमें प्राप्त होगा। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो इन अभाज्य सदिशों A सदिश, B सदिश व C सदिश से बनने वाला समांतर षटफलक अभाज्य कोष्ठिका कहलाता है। अभाज्य कोष्ठिका इन ए बी सी और ए बी सी अभाज्य सदिशों के लिए कब, जब हम किसी बिंदु पर अगर ए बी सी से निरूपित स्थानांतरण सदिश को योग करें सदिश और उसी के सदृश बिंदु प्राप्त हो, तो उन ए बी सी से बनने वाला समांतर षटफलक अभाज्य कोष्ठिका कहलाता है। इस अभाज्य कोष्ठिका का जो आयतन है उसे हम A डॉट B क्रॉस C से निरूपित करते हैं या इससे ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य कोष्ठिका की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना बनती है। अभाज्य कोष्ठिका जैसी भी है, अभाज्य कोष्ठिका की पुनरावृत्ति करने पर आप इसको बार बार आगे बढ़ाते जाओगे, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है, तो क्रिस्टल की क्या होगी, ज्यामितीय संरचना बनेगी। अभाज्य कोष्ठिका क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना को बनाती है। उसके पश्चात एक उदाहरण जैसे
त्रिविम जालक के अभाज्य कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु होता है। तो ये त्रिविम जालक है, इसकी अभाज्य कोष्ठिका के प्रत्येक सिरे पर, ये देखिए, प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु होगा। इसका मतलब यहाँ कोई अणु या परमाणु है वो रहेगा। जैसे ये हमने एक षटफलक बनाया तो इसके 8 कोने हैं, तो इन 8 जालक बिंदुओं पर 8 अणु या परमाणु व्यवस्थित रहेंगे। इसलिए होगा क्या, देखो यहाँ पे एक अभाज्य कोष्ठिका में औसतन कितना हो जाएगा, प्रत्येक जालक बिंदु निकट की 8 अभाज्य कोष्ठिकाओं से एक जालक बिंदु का साझा करता है। इसलिए एक अभाज्य कोष्ठिका में एक जालक बिंदु होता है। अभाज्य कोष्ठिका को ज्ञात करने के लिए हम जालक बिंदु से निकटतम सभी जालक बिंदुओं तक रेखाएं खींचते हैं। एक जालक बिंदु के निकटतम जितने जालक बिंदु है उन सबको हम मिलाते हैं, ठीक है। और भी कोई जालक बिंदु है तो उसको हम इससे मिला देंगे। इन रेखाओं के मध्य बिंदुओं के लंबवत तल खींचते हैं, तो इन रेखाओं के मध्य बिंदुओं के लंबवत तल खींचते हैं। ये तल खींच दिया, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये इसके लंबवत तल, यहाँ हम इसके लंबवत तल ड्रॉ कर देंगे। इन तलों से देखिएगा, इन तलों से धीरे धीरे और भी अगर हम यहाँ पर खींचेंगे तो इन तलों से बंद होकर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक षटफलकीय आयतन बनेगा। ये षटफलकीय आयतन विग्नर सीड्स अभाज्य कोष्ठिका कहलाता है। और फाइनली देखेंगे कि इसके अंदर एक ही जालक बिंदु होगा। विग्नर सीड्स अभाज्य कोष्ठिका के अंदर एक ही जालक बिंदु होगा। एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका न्यूनतम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकक कोष्ठिका न्यूनतम आयतन का एक ऐसा बहुफलक होता है जिसके त्रिविम आकाश में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की बाह्य संरचना प्राप्त होती है। एकक कोष्ठिका के उदाहरण को समझने के लिए हम ये मान सकते हैं, जिस प्रकार ईंटों की पुनरावृत्ति से दीवार बनती है, लेकिन यह ध्यान रखना है हमें कि ईंटों की जो चयन है वो हम अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, और आयतन उसका न्यूनतम लेना है, लेकिन उसकी ज्यामिति को हम स्वेच्छा से ले सकते हैं। वो ज्यामिति पूरी दीवार या निर्माण है उसकी ज्यामिति को निरूपित करें। ये देखिए, तो यहाँ पर हम एक न्यूनतम आयतन का बहुफलक का चयन करते हैं, और उस न्यूनतम आयतन के बहुफलक के बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की ये पूरी बाह्य संरचना निरूपित होती है। देखिए, एकक कोष्ठिका का चयन हम अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, अभाज्य कोष्ठिका का चयन हम अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकते, क्योंकि अभाज्य कोष्ठिका है वो क्रिस्टल के लिए निश्चित होती है।
एकक कोष्ठिका के लिए भी हम 3 अभाज्य सदिश, जैसे ये एक एकक कोष्ठिका है, तो इस एकक कोष्ठिका के लिए हम 3 अभाज्य सदिश निरूपित कर सकते हैं। ए, बी और सी, और इन अक्षों के बीच मध्य जो कोण है उन्हें हम परिभाषित करेंगे। ए और बी के मध्य जो कोण है वो गामा, ए और सी के मध्य जो कोण है वो बीटा, और बी और सी के मध्य जो कोण है वो अल्फा से निरूपित होगा। एकक कोष्ठिका का सैद्धांतिक घनत्व है तो एकक कोष्ठिका में कुल कणों का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, यानी कि मान लीजिए एकक कोष्ठिका में n कण है और एक कण का द्रव्यमान अगर m है तो एकक कोष्ठिका में कुल द्रव्यमान हो गया nm और बटे एकक कोष्ठिका का आयतन हो गया v। तो ये हो गया एकक कोष्ठिका का सैद्धांतिक घनत्व है ρ। आगे सभी क्रिस्टलों में अभाज्य कोष्ठिका होती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह अभाज्य कोष्ठिका ही एकक कोष्ठिका है। अभाज्य कोष्ठिका ही एकक कोष्ठिका हो यह आवश्यक नहीं है, हो सकती है। अभाज्य कोष्ठिका न्यूनतम आयतन वाला बहुफलक होता है जिसके बार बार दोहराने पर बाह्य क्रिस्टल ज्यामिति प्राप्त होती है और उसमें एक ही जालक बिंदु होती है। लेकिन एकक कोष्ठिका न्यूनतम आयतन वाला स्वच्छ चुना गया बहुफलक होता है जिसके बार बार दोहराने पर क्रिस्टल ज्यामिति प्राप्त होती है। तो अभाज्य कोष्ठिका जो है वो उसके अंदर एक ही जालक बिंदु होगा। एकक कोष्ठिका में एक से अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं। अतः हम ये कहें कि सभी एकक कोष्ठिकाएं अभाज्य कोष्ठिकाएं हैं, लेकिन सभी अभाज्य कोष्ठिकाएं एकक कोष्ठिकाएं नहीं हैं।